जय हिंद साथियों। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी विद गौरव भारद्वाज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मूलभूत अधिकारों से संबंधित हैं। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद के अनुसार राज्य में शामिल है भारत की संसद, राज्य विधानमंडल, पंचायत, नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण। आपको सही कोड चुनना है, 1 व 2, 1 2 व 3, 1 2 व 4 या सभी। जैसा आपको पता है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत भारत की संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय स्वशासन निकाय यानी आपकी पंचायत, नगर निगम इत्यादि और वैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय सभी इसके अंतर्गत शामिल है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन डी, यानी ये सभी राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि माना गया है, माने गए हैं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सेना संबंधी सम्मान या उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों को समाप्त किया गया है। इसके तहत शिक्षा व सेना को छोड़कर कोई भी भारतीय नागरिक अन्य उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है और किसी अन्य देश से भी कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं की जा सकती है। लेकिन इसके तहत पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सेना संबंधी सम्मान, भारत रत्न इत्यादि जैसे जो नागरिक सम्मान है आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। ए संसद को, बी राष्ट्रपति को, सी न्यायपालिका को या डी प्रधानमंत्री को। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति न्यायपालिका को सौंपी गई है और न्यायपालिका यह शक्ति अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 के माध्यम से प्राप्त करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत दिए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। तो आपका ऑप्शन डी ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से गलत सुमेलित हैं। आपके एक तरफ ऋण दी गई है और दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा पेयर गलत है। ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर को प्रस्तुत किया जाए, परमादेश, सूचना देना, प्रतिषेध, रोकना, अधिकार परीक्षा, प्राधिकार या वारंट के द्वारा। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, शरीर को प्रस्तुत किया जाए, ये मिलान ठीक है। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, रोकना, ये मिलान भी ठीक है। अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो, प्राधिकार या वारंट के द्वारा, ये मिलान भी ठीक है। लेकिन परमादेश अर्थात मैंडेबस, जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, ऑप्शन बी आपका गलत हो जाता है और यही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। इससे पहले हमने एक वीडियो में अनुच्छेद 32 तथा रिटों के ऊपर विस्तार से चर्चा की है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर उसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस या किन के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार निहित है। अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 350 का यानी 350 ए। आपको सही कोड चुनना है, केवल एक, 1 व 2, 1 3 व 4 या चारों। जैसा कि आपको पता है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शिक्षा के अधिकार को एक मूलभूत अधिकार बनाया गया है और जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आपको लग रहा होगा ऑप्शन 1 ठीक है, लेकिन अभी संविधान में बहुत कुछ बाकी है। अनुच्छेद 45 के तहत आपके 6 से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 350 का यानी 350 ए है, इसमें जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चे हैं इनके लिए प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन 3, 1 3 व 4 सभी के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 350 ए के अंतर्गत आपके शिक्षा के अधिकार दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन 3, 1 3 व 4। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में रहने या बसने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। दूसरा, नागरिकों को रहने या बसने की स्वतंत्रता पर अनुसूचित जनजाति के हितों के आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। उपयुक्त कथनों में से आपको सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, 1 व 2 दोनों, और ना तो एक ना ही दो। संविधान के अनुच्छेद 19(1) ई के तहत
कोई भी भारतीय नागरिक देश के किसी भी भाग में जाके रह सकता है, वहाँ बस सकता है, उसको पूरा अधिकार है। तो आपका कथन एक ठीक हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि इसके ऊपर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, और इसके तहत अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में आपके निवास को या आपके प्रवेश को सीमित किया जा सकता है, जैसा कि आपके उत्तर पूर्वी राज्यों यानी नॉर्थ ईस्ट में किया जाता है या आपके अंडमान निकोबार में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन एक। केवल पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के हितों को देखते हुए आपकी स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूटों की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा दी जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आपको सही कूट चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, और ना तो एक ना ही दो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। इसके अंतर्गत 3 बातें कही गई हैं। पहली है कि जिस व्यक्ति ने जिस समय जो अपराध किया है उसे उस समय के कानून के हिसाब से ही सजा दी जाएगी। दूसरा है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से ज़्यादा सजा नहीं दी जा सकती है। और तीसरा है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो आपका पहला कथन गलत हो जाता है और दूसरा कथन ठीक हो जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन है? सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, सदाचार यानी मोरालिटी, और मानववाद यानी ह्यूमनिज्म। आपको सही कूट चुनना है, केवल एक, एक, दो व तीन, दो, तीन व चार, या सभी। अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर कुछ सीमाएं हैं। इसे 3 आधारों पर सीमित किया जा सकता है। आपका पहला आधार हो सकता है पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, दूसरा आधार हो सकता है स्वास्थ्य यानी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, और तीसरा हो सकता है मोरालिटी यानी सदाचार को ध्यान में रखते हुए। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, बी, सी, यानी ऑप्शन 2 इसका ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, संविधान में संशोधन द्वारा, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय द्वारा। देश में जब आपातकाल लगा होता है तो आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, और ऐसा निलंबन अनुच्छेद 358 और 359, 358 और 359 के माध्यम से राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन एक ठीक हो जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया है? विधि के सम्मुख समता और विधि का समान संरक्षण, वाक स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के तहत वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी। मूल अधिकारों के संबंध में 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, जिनमें है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30। ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 12, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं जिला न्यायालय, राष्ट्रपति, केवल उच्चतम न्यायालय, या उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों। मूल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के माध्यम से रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि भारत के किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो तो संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों पर पूर्णतः या अंशतः निलंबन आरोपित कर सकती है। दूसरा, सेना विधि के प्रवर्तन के साथ ही मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं तथा नागरिक न्यायालयों के स्थान पर सैन्य न्यायालय काम करने लगते हैं। आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, और ना तो एक ना ही दो।
सेना विधि अर्थात मार्शल लॉ लागू हो जाने की स्थिति में संसद नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित कर सकती है, ये कथन ठीक है। और जो नागरिक न्यायालय हैं वो सैन्य न्यायालय के तौर पर काम करने लगते हैं, ये कथन भी ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, 1 व 2 दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 13(2) तथा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4 और अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 15(4) तथा अनुच्छेद 16(4 के माध्यम से ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 15(4) शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 16(4) सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15(4) तथा अनुच्छेद 16(4 ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 25 के तहत सिखों को कृपाण धारण करना और लेकर चलने का अधिकार है। अनुच्छेद 25 के तहत हिंदुओं में सिख, पारसी, जैन, बौद्ध सम्मिलित हैं। आपको सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक ना ही दो। अनुच्छेद 25 के तहत सिखों को कृपाण धारण करना व उसको लेकर चलने का अधिकार है, तो आपका पहला कथन ठीक हो जाता है। दूसरे कथन में हिंदुओं में आपके सिख, जैन तथा बौद्ध शामिल है, इसके अंतर्गत पारसी नहीं आते हैं, तो दूसरा कथन आपका गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है केवल एक, यानी ऑप्शन 1 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस मामले में यह बात कही गई थी कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ये 1980 का वाद है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निर्देश सिद्धांतों के संतुलन पर टिका हुआ है और इन दोनों के अंदर सामंजस्य है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन 3, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों का युग्म केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन 2, अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 16। ये दो अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, तो इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 18, निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निवारक निरोध के तहत व्यक्ति को 6 माह के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। संसद द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर सजा में वृद्धि की जा सकती है। आपको सही कूट चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, और ना तो एक ना ही दो। भारत में आतंकवादियों तथा आतंकवादी घटनाओं में लिप्त आतंकी संगठनों के विरुद्ध कुछ असामान्य प्रकार के कानूनों का प्रयोग किया जाता है, जो सामान्य कानूनों से ज़्यादा कठोर प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, जिसमें 2019 में संशोधन हुआ। टाडा पोटा, इस प्रकार के नाम आपने सुने होंगे। इसके माध्यम से आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए किसी व्यक्ति को नज़रबंद करने का प्रावधान किया गया है कि यदि आपको लगता है कि सामने वाला किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, तो आप उसे पहले ही, घटना घटित होने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, उसे नज़रबंद कर लेते हैं। तो प्रश्न में यही पूछा गया है कि निवारक निरोध के तहत व्यक्ति को 6 माह के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। यह कथन गलत है, क्योंकि अधिकतम व्यक्ति को 6 माह नहीं बल्कि 3 माह के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा, संसद द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर सजा में वृद्धि की जा सकती है। यह कथन भी गलत है, क्योंकि यह सलाहकार बोर्ड का गठन संसद नहीं करती है बल्कि न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, अर्थात दोनों ही कथन आपके गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य समानता का अधिकार के अंतर्गत सुनिश्चित करता है विधि का शासन, अवसर की समता, विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण। आपको सही कूट चुनना है, 1 व 2, 1 2 व 3, 1 2 व 4 या सभी चारों ही कथन ठीक हैं। तो आपको पता है कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक आपके समानता के अधिकार को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत विधि का शासन, अवसर की समता,
विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, चारों का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, अर्थात सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अपनी प्रकृति में पूर्णतः निषिद्ध है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 20? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत अर्थात अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है। यह एकमात्र अनुच्छेद है जो पूरी तरीके से नकारात्मक प्रवृत्ति का है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन 3, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, या अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्रदान करता है, और यदि राज्य उनकी पूर्ति नहीं करता है तो आप राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार आपको राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, तो आपका ऑप्शन 3 ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनुच्छेद 15 एक निषेध करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ऑप्शन 1, धर्म, मूल वंश, लिंग तथा जन्म स्थान। ऑप्शन बी, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान तथा वंश। ऑप्शन 3, धर्म, मूल वंश, जाति, संप्रदाय, लिंग तथा जन्म स्थान। ऑप्शन डी, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से कोई। अनुच्छेद 15 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, तो आपका ऑप्शन डी ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से एक विधिक अधिकार में संपरिवर्तित किया गया है क्योंकि इसने भ्रष्टाचार के निवारण में सरकार के हाथ बांध दिए थे, इतने मुकदमे उत्पन्न कर दिए जिससे न्यायपालिका पर अधिक भार पड़ गया, न्यायपालिका व संसद के बीच तीव्र संघर्ष की शुरुआत कर दी, या जन विद्वेष को बढ़ा दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यायपालिका व संसद के बीच तीव्र संघर्ष की शुरुआत कर दी। और यह संघर्ष इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि सरकार जब भी डीसीपी एसपी पे कुछ काम करने जाती थी तो आपका संपत्ति का अधिकार भी उसके आड़े आ जाता था, और इसके माध्यम से सरकार व न्यायपालिका के बीच बहुत सारे मुकदमेबाजी शुरू होने लग गई। जैसे कामेश्वर सिंह मामला था, शंकरी प्रसाद, फिर गोलकनाथ हुआ, फिर आरसी कूपर वाला, केशवानंद भारती, माधवराज सिंधिया वाला मामला, तो ऐसे अनगिनत मामले हैं जिसमें सरकार में और जुडिशरी में एक बहुत लंबे समय तक टकराव रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाता है न्यायपालिका व संसद के बीच एक तीव्र संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में आर्थिक व दुर्बल समुदाय यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5) या अनुच्छेद 15(6)? 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 अनुच्छेद जोड़े गए, 15(6) और 16(6). इन दोनों अनुच्छेद के माध्यम से जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं इनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 15(6) जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें 10% आरक्षण की बात करता है, और जो अनुच्छेद 16(6) है वो सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की बात करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, 15(6). क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी रिट का उपयोग सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्ति दोनों के विरुद्ध किया जा सकता है? अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, परमादेश यानी मैंडमस, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को अनावश्यक तौर पर बंदी बना लिया गया है, और यह सरकारी प्राधिकरण या निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी हो सकती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 16(6) में उल्लेखित है कि सामान्य वर्ग को सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण प्राप्त होगा। दूसरा, रामदंडन समिति ने कहा कि क्रीमी लेयर में वार्षिक आय 8 लाख रुपए है। तीसरा, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 16(6) नामक धारा को जोड़ा गया। उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन छांटना है। 1 व 2, 2 व 3, 1 व 3, 1, 2 व 3।
अनुच्छेद 16(6) सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की बात करता है, परंतु ये आरक्षण सामाजिक दृष्टि के आधार पर न होकर आर्थिक दृष्टि के आधार पर दिया जाता है, तो आपका पहला कथन गलत है। दूसरा, रामदंडन समिति जिसका गठन 1993 में किया गया था, इसने क्रीमी लेयर का आधार 1 लाख रुपए बताया था, ना कि 8 लाख रुपए, तो आपका दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। और 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 16(6) को जोड़ा गया है, ये कथन ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन 1 व 2, क्योंकि इसमें पूछा है असत्य कथन, तो आपका पहला और दूसरा कथन असत्य है, तो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन 1 व 2। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अल्पसंख्यक को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। दूसरा कथन है, किसी भी शिक्षण संस्थान जो सरकार द्वारा स्थापित हो अथवा सरकार द्वारा पोषित हो, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तीसरा है, एसआर बोम्बई बनाम कर्नाटक राज्य मामले में पद निरपेक्षता को संविधान की आधारभूत संरचना का भाग माना गया था। आपको सत्य कथन का चयन करना है, 1 व 2, 2 व 3, 1 व 3, 1, 2 व 3 अर्थात तीनों। अनुच्छेद 29 के तहत सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, ये कथन ठीक है। और कोई भी शिक्षण संस्थान जो सरकार द्वारा स्थापित है या सरकार द्वारा वित्त पोषित है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ये प्रावधान अनुच्छेद 28 के अंतर्गत किया गया है, तो आपका ये कथन भी ठीक है। एसआर बोम्बई बनाम कर्नाटक राज्य मामला जो 1993 का है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि पंथ निरपेक्षता भी संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग है, तो इसलिए आपका कथन 3 भी ठीक हो जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 व 3 तीनों ही कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, जंगम एवं स्थावर संपत्ति अर्जित करने का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 28? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 26 के अंतर्गत जंगम अर्थात चल यानी मूवेबल संपत्ति और स्थावर अर्थात अचल यानी इमूवेबल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार दिया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 26। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 24? इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के माध्यम से न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति प्राप्त है। इसके माध्यम से संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को न्यून करती हो, उनको छीनती हो या उनको समाप्त करती हो। और यदि ऐसी कोई विधि बनती है तो अनुच्छेद 13 के माध्यम से न्यायपालिका उस ऐसी विधि को शून्य घोषित कर सकती है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। इस कड़ी का अंतिम प्रश्न 30 आपके सामने है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निम्न में से किसी एक के लिए विशेष उपबंध करने की अनुमति राज्य को नहीं देता है। वह है सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, विशेष धर्म का वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, केवल उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुच्छेद 15 के माध्यम से सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, इसलिए पहला कथन ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन भी ठीक है। लेकिन धर्म विशेष के आधार पर कोई विशेष प्रावधान आपके लिए नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, धर्म विशेष का वर्ग। मूलभूत अधिकारों से जुड़ी 30 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पूरी होती है। हम आशा करते हैं कि ये आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे और आपके ज्ञान वर्धन में सहायक सिद्ध होंगे। अगर ऐसे ही और वीडियोस आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।